नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा पांडे है और आप देख रहे हैं निरोग स्टेट का हेल्थ चैनल। आयुर्वेद भारत की प्राचीन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यही कारण है कि भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुए तो आयुर्वेद की संस्कृति के साथ साथ आयुर्वेद के ज्ञान को भी मिटाने की कोशिश होती रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की घटना है, जिसमें आयुर्वेद की अनगिनत बहुमूल्य किताबें और मूल पांडुलिपियां स्वाहा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 2023 में हुए G20 के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतीकात्मक तस्वीर लगाकर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं का ध्यान इस ओर खींचा था। बहरहाल आयुर्वेद पर यह आक्रमण चलता रहा और आयुर्वेद अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने एलोपैथ को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद को दबाने की हर संभव कोशिश की। इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे कानून भी लेकर आए। अफसोस की बात रही कि स्वतंत्रता के बाद भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया और आयुर्वेद बंद दरवाजे में ही कैद होकर रह गया। लेकिन 2014 के बाद स्थिति में परिवर्तन तब आया जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्वयं भी आयुर्वेद के प्रबल समर्थक हैं, उन्होंने आयुर्वेद के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए सबसे पहले आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया। उसके बाद एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हुई। धन्वंतरी दिवस के दिन आयुर्वेद दिवस देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाने लगा और पूरी दुनिया में आयुर्वेद की धूम मचने लगी। कोरोना काल में भी आयुर्वेद ने अपनी शक्ति से दुनिया को परिचित कराया। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को लेकर गंभीर हुए और वैश्विक स्तर पर व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के ओजस्वी भाषणों ने भी आयुर्वेद जगत में ऊर्जा भरने का काम किया। आज ऐसे ही उनके कुछ बेहतरीन भाषणों का संकलन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद को लेकर तथ्यपरक बातें कही हैं। वे आयुर्वेद को सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका मानते हैं। साथियों, आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसके दायरे में सामाजिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य जैसे अनेक विषय भी उसके दायरे में आते हैं। इसी आवश्यकता को समझते हुए ये सरकार आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इंटीग्रेशन पर जोर दे रही है। आयुष को सरकार ने अपने 4 प्रायोरिटी एरियाज में रखा हुआ है। एक अलग मंत्रालय बनाने के साथ ही हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का निर्माण करते समय स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए व्यापक नियम बनाए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। साथियों, सरकार ये मानकर और ये ठान करके चल रही है कि आयुष का स्वास्थ्य सेवा में इंटीग्रेशन पहले की तरह सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, उसे जमीन तक उतारा जाएगा। इस दिशा में आयुष मंत्रालय की तरफ से अनेक प्रकार के उपक्रम प्रारंभ किए गए हैं। साथियों, आयुर्वेद के विस्तार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि देश के हर जिले में, और जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं वो जरा ध्यान से सुने, बिना सुने ताली बजा रहे हो। देश के हर जिले में आयुर्वेद से जुड़ा एक अच्छी सुविधाओं से युक्त अस्पताल जरूर हो। इस दिशा में आयुष मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है और 3 वर्ष में ही 65 से ज्यादा आयुष अस्पताल विकसित किए जा चुके हैं। आज दिल्ली में
एम्स की ही तर्ज पर, एम्स की ही तरह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का भी उद्घाटन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। साथियों, आयुर्वेद के गुणों की लंबी सूची है। दुनिया अब सिर्फ हेल्दी रहना ही चाहती है, ऐसा नहीं है। अब उसे वेलनेस चाहिए। ये चीज उसे आयुर्वेद और योग से मिल सकती है। आज विश्व के सभी देशों में बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, यानी पुनः प्रकृति की ओर ये भाव प्रबल होता जा रहा है। उसके तरफ लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी पद्धतियों की तरफ जो सीधे प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, उसकी तरफ लोगों का आकर्षण पैदा हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेद के लिए अनुकूल माहौल बनना जरा भी कठिन नहीं है। बस हमें आज की आवश्यकताओं में आयुर्वेद की उपयोगिता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। क्या सचमुच में आज जो आयुर्वेद पढ़ करके निकलते हैं उसमें कितने % है जिनकी 100% श्रद्धा इस विज्ञान पर समर्पित है? आप देखिए, जैसे ही वो अस्पताल खोलता है, ओपीडी शुरू करता है, पेशेंट कहता है जरा जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा होगा, मजदूरी पे जाना है, काम करने पे जाना है, परिवार में तकलीफ हो रही है। तो आयुर्वेद डॉक्टर को भी लगता है अच्छा होगा यार, गोली तो एलोपैथी वाली दे दो, इंजेक्शन लगा दो। बाहर साइन बोर्ड तो लगा है आयुर्वेद का, लेकिन भीतर 100% समर्पण का अभाव। आयुर्वेद का फिर से एक बार विश्व में स्वीकृति बनाने की पहली आवश्यकता यह है कि आयुर्वेद से पढ़े लिखे नौजवानों का आयुर्वेद के प्रति 100% समर्पण चाहिए। अगर हमें ही अपना भरोसा नहीं है, हम छोटे थे तो एक चुटकुला सुना करते थे। कोई एक सज्जन अच्छी सी रेस्टोरेंट चलाते थे, तो दोपहर के समय उनके कोई परिचित दोस्त या मित्र या रिश्तेदार मिलने आए, तो उन्हें नौकर से पूछा, अरे मालिक कहां गए? तो नौकर बेचारा हड़बड़ी में बोल गया कि वो तो सामने की रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। अब मुझे बताइए उस रेस्टोरेंट में फिर कौन खाना खाने आएगा? अगर आयुर्वेद का डॉक्टर भी अपने परिवार में कोई बीमार हो रहा है, एलोपैथी के डॉक्टर के यहां कतार में खड़ा रहा है, लोग देखेंगे तो उसको लगेगा अरे उसी की श्रद्धा नहीं है तो मैं कहां उसकी पुड़िया लेने जाऊंगा। और इसलिए दोस्तों, आज जरूरत इस बात की भी है कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञ आयुर्वेद की सेवाओं का विस्तार करें। उन्हें इन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना होगा जहां आयुर्वेद और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है खेलकूद, स्पोर्ट्स का। आपने देखा होगा कि हाल के कुछ वर्षों में फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टरों की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े खिलाड़ी अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जाने अनजाने दर्द की दवाइयों के फेरे में भी फंस जाते हैं। आपको, मुझे, हम सभी को मालूम है कि आयुर्वेद और योग
इस विषय में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आयुर्वेद और योग आधारित फिजियोथेरेपी में किसी तरह की प्रतिनिधि दवा के गलती से भी सेवन का कोई खतरा नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स की तरह हमारे सुरक्षा बलों के लिए भी योग और आयुर्वेद काफी महत्वपूर्ण है। हमारे जवान बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। कभी पोस्टिंग पहाड़ों पर होती है, तो कभी रेगिस्तान में, तो कभी बीच समुद्र के बीच, तो कभी घने जंगलों में। अलग अलग मौसम, अलग अलग माहौल, अलग अलग परिस्थितियां। ऐसे में आयुर्वेद और योग उन्हें कितनी बीमारियों से बचाकर रख सकता है, मानसिक तनाव से दूर रख सकता है, एकाग्रता बढ़ाने में काम आ सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में योग और आयुर्वेद बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। क्वालिटी आयुर्वेदिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, बल्कि और उसका दायरा भी बढ़ाना जाना चाहिए। जैसे पंचकर्म थेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डाइटिशियन, पराकृति एनालिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आयुर्वेद की पूरी सपोर्टिंग चेन को भी विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मेरा एक सुझाव और भी है कि आयुर्वेदिक शिक्षा में कराए जा रहे अलग अलग कोर्स के अलग अलग स्तर पर एक बार फिर से उसको रीलुक करने की मुझे जरूरत लगती है। जब कोई छात्र बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS का कोर्स करता है, तो प्राकृति आयुर्वेदिक आहार विहार, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जरूर पढ़ता है। 5-5.5 साल पढ़ने के बाद उसे डिग्री मिलती है और फिर वो अपनी खुद प्रैक्टिस या नौकरी या फिर और ऊंची पढ़ाई के लिए प्रयास करता है। साथियों, क्या यह संभव है कि BAMS के कोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाए कि हर परीक्षा पास करने के बाद छात्र को कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिले? ऐसा होने पर 2 फायदे होंगे। जो छात्र आगे की पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहेंगे, उन्हें सहूलियत होगी, और जिन छात्रों की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई, उनके पास भी आयुर्वेद के किसी न किसी स्तर का एक सर्टिफिकेट होगा जो उसको उसके जीवन में काम आएगा। इतना ही नहीं, जो छात्र 5 साल का पूरा कोर्स करके निकलेंगे, उनके पास भी रोजगार के और बेहतर विकल्प प्रस्तुत हो। आयुर्वेद में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके ना होने की वजह से एलोपैथिक की दुनिया और उसकी प्रक्रियाएं आसानी से आयुर्वेद पर हावी हो जाती थी। हमारे देश में भी अलग अलग भागों में एक ही बीमारी को अलग अलग शब्दों में वर्णित किया जाता है। उस पर जो उपचार होता है, उपचार वही है, लेकिन वर्णन अलग है। और उसके कारण दुनिया में भी हम एक सही तरीके से चीजों को पहुंचा नहीं पाते हैं। अगर हम मिलकर के इस दिशा में ये जो पोर्टल बनाया है, वो काफी उपयोगी हो सकता है। एक जमाने में भारत सरकार के एक कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि हमारे यहां आयुर्वेद लोगों के घरों से दूर है क्योंकि उसकी पद्धति आज के समय के अनुकूल नहीं है। आयुर्वेद इसलिए मात खा जाता है, मैंने आपको वर्णन किया, क्योंकि उसकी बनाने की प्रक्रिया, कभी तो उसको विश्वास ही नहीं बैठता, ये उबाल उबाल के क्या निकालूंगा। आज का जमाना फास्ट फूड का है और इस दौर में आयुर्वेदिक दवाओं की पुरानी स्टाइल की पैकेजिंग से काम नहीं चल सकता।
जैसे जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों की पैकेजिंग आधुनिक होती जाएगी, इलाज की प्रक्रियाओं के स्टैंडर्ड तय होंगे, टर्मिनोलॉजी कॉमन होगी जाएगी, आप देखिएगा कितनी तेजी से फर्क आने लगेगा। आज के युग में लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं, तत्काल इफेक्ट मिलता है तो लोग साइड इफेक्ट की परवाह नहीं करते। ये सोच गलत है, लेकिन यही हर तरफ दिखता भी है। और इसलिए आयुर्वेद के जानकारों को चाहिए इफेक्ट यानी तत्काल परिणाम देने वाली और फिर भी साइड इफेक्ट से बचाने वाली दवाइयों पर शोध करना समय की मांग है। ऐसी औषधियों के बारे में हम सोचें और उसका निर्माण भी करें। साथियों, मुझे बताया गया है कि आयुष मंत्रालय के तहत 600 से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों के फार्मेसी स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया है। इसका जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, उतना ही आयुर्वेदिक दवाइयों की पैठ भी बढ़ेगी। हर्बल दवाइयां का आज विश्व में एक बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है। भारत को इसमें अपनी पूर्ण क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। हर्बल और मेडिसिन प्लांट्स कमाई का बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं। आयुर्वेद में तो तमाम ऐसे पौधों से दवाई बनती है जिन्हें न ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है। कई चिकित्सीय पौधे तो ऐसे ही उग जाते हैं, लेकिन उन पौधों का असली महत्व ना पता होने की वजह से उन्हें जाड़ जंखाड़ के समझकर उखाड़ दिया जाता है। जागरूकता की कमी की वजह से हो रहे इस नुकसान से कैसे बचा जाए, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। मेडिसिनल प्लांट्स की खेती से रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं। हेल्थ केयर में एफडीए का फायदा आयुर्वेद और योग को कैसे मिले, इस बारे में भी प्रयास किए जाने चाहिए। मैं देश की तमाम कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह वो एलोपैथिक वैद्य बड़े बड़े अस्पतालों के लिए आगे आते हैं, वैसे ही योग और आयुर्वेद के लिए भी आगे आना चाहिए। अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर फंड का कुछ हिस्सा आयुर्वेद और योग पर भी वो जरा लगाएं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसके पीछे अथक परिश्रम था, मानव जाति के कल्याण की प्रेरणा थी। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने, कुछ इनोवेटिव करने की सोच ने ही योग और आयुर्वेद जैसे चमत्कारों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही हम इनोवेशन से पीछे हटे, स्थितियां बदलने लगी, हमारा प्रभाव कम होने लगा। इस स्थिति को अब पूरी तरह वापस बदलने की आवश्यकता है। आज समय की ही नहीं, पूरी मानवीयता की मांग है कि भारत अपनी स्थिति को बदले। साथियों, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर का रास्ता खोज रही है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। वो बहुत उम्मीद से भारत और भारत के आयुर्वेद की तरफ, भारत की यौगिक शक्ति की ओर बड़ी आशा भरी नजर से देख रहा है। उसे भी भरोसा हो रहा है कि योग और आयुर्वेद में भारत का अनुभव पूरे विश्व के कल्याण में काम में आ सकता है। और इसलिए हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण समय है कि अब एक पल भी ना गंवाई जाए, संकल्प लेकर आगे बढ़ा जाए, उसे सिद्ध किया जाए। पिछले 30 वर्षों में दुनिया में आईटी क्रांति देखी गई है। अब आयुर्वेद की अगुवाई में स्वास्थ्य क्रांति भी होने का समय आ चुका है। आइए हम इस पर शुभ दिन पर शपथ लें। हम आयुर्वेद का अभ्यास करेंगे, हम आयुर्वेद को जीवित रहेंगे, हम आयुर्वेद के लिए जिएंगे।